नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम शुरू हो गया है। बिहार से कोई सबक ना लेते हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात इंडिया गठबंधन के बीच बन रहे हैं, उससे बार बार इस गठबंधन की नीयत पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये सवाल इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, हालांकि खुले शब्दों में नहीं, लेकिन दबे शब्दों में ही सही। लेकिन जिस तरीके से पहले एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये कहा कि 11 सीटें कांग्रेस को दी जाती हैं, उसके बाद से जो प्रतिक्रियाएं आई उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें ज्यादा की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन के दो सबसे मजबूत घटक दल, एक कांग्रेस और दूसरा समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठबंधन में शामिल है, लेकिन देश के पैमाने पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा गठबंधन में उसकी वक़्त ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर से सबसे बड़ा दल है, लिहाजा उसकी चलनी भी चाहिए, ये भी बात वाजिब है। लेकिन गठबंधन में अगर बेहतर होता कि दोनों ही दल साथ बैठ करके या तीनों ही घटक दल साथ बैठ करके और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या साझा बयान जारी करके उम्मीदवारों की घोषणा करते तो शायद बेहतर होता। लेकिन कल एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भौचक्के रह गए जब अचानक अखिलेश यादव ने अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उसमें लखनऊ समेत कुल 16 उम्मीदवार थे, जिसमें धर्मेंद्र यादव जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनका भी नाम है, डिंपल यादव जो अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी है उनका भी नाम है। एक नाम नहीं था शिवपाल सिंह यादव का, लेकिन वो बहुत हैरत की बात नहीं थी क्योंकि हो सकता है कि शायद उनकी भूमिका कुछ और हो। लेकिन परिवार के 3 सदस्यों के अलावा जो बाकी 13 नाम थे वो चौंकाने वाले थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के हैरत में है कि आखिर अखिलेश यादव ने बगैर विचार विमर्श किए 16 सीटों पर उम्मीदवार जारी कर दिए। इसमें से कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती थी जिसपे शायद कांग्रेस पार्टी बेहतर उम्मीदवार दे पाती। तो पहले 11 सीटों का ऐलान करना, फिर 16 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर देना, और तमाम ऐसी भी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार या संभावित उम्मीदवार अप्रत्यक्ष तौर पर अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि सीट उनके खाते में आएगी। तो क्या कांग्रेस की सहमति के बगैर जो सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पकड़ा देगी, क्या उसी पर ही बात बन जाएगी, या कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में अपने हिसाब से उम्मीदवार तय करेगी? और ऐसे में गठबंधन की स्थिति क्या होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का ये गेम दोनों तरफ से जारी है? और क्या इस बार अखिलेश यादव गठबंधन करने के बाद भी अपनी ताकत को, अपनी पावर को, उनकी जो पॉलिटिकल पावर उत्तर प्रदेश में, उसको ऊपर रखना चाहते हैं? क्योंकि 2 बार के उनके गठबंधन के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे। इन तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और ये जानने समझने की भी कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, आम मतदाता हैं, शायद उनको भी इस बारे में कुछ जानकारी मिल सके कि आखिर उत्तर प्रदेश में होने क्या वाला है। क्योंकि वो तमाम मतदाता भी गफलत में है जो ये सोचते हैं कि शायद एनडीए के खिलाफ कोई मजबूत विपक्ष, मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ नजर आएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी खासतौर से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंकुश सक्सेना जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा सुशील पासी जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। और जितेंद्र वर्मा जीतू जी भी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है आपका। सुशील जी, सबसे पहले तो हम आपके पास आना चाहेंगे, लेकिन हम आपसे सवाल लें इससे पहले जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे जी, वो इस प्रत्याशियों की सूची घोषित होने के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सा उनको सुन लेते हैं। उसके बाद सुशील जी आपके पास आते हैं। ये नहीं बोल सकती कि हमने इतनी सीटें समाजवादी को दी, या समाजवादी अगर ये बोले भी हंसपति कि कांग्रेस, समाजवादी ने कांग्रेस को सीट दी। एक राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ में समझौता अगर कर रही है, हमारी अपनी एक पहचान है, एक यहाँ पर एक बेस है, काफी मजबूत जड़ें हैं संगठन स्तर पर। आज भले ही कोई इसको अगर कम आके, लेकिन मैं समझता हूं कि ये गलत फहमी में ना रहें। कांग्रेस
मजबूत हमेशा से रही है, कभी उसमें शिथिलता आई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में। रही बात कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी बोले कि उनने कांग्रेस को इतनी सीट दी, तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं। ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीजें हैं। कभी भी एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं होता है। चलिए सुशील जी, मैं आपके पास आऊं एक बार। मुझे लगता है कि मुझे जितेंद्र जी के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी उत्तर प्रदेश के। तो देखिए जितेंद्र जी, आपने सुन तो लिया ही अविनाश पांडे जी को। आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, साफ तौर पर कह रहे हैं। लग रहा है समाजवादी पार्टी गलतफहमी का शिकार हो गई है कांग्रेस के मुताबिक। नहीं, ऐसा नहीं है मानस जी। समाजवादी पार्टी कोई गलतफहमी का शिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस में जो भी दल है सभी का सम्मान करती है। 3 दौर की बैठक हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पैनल अधिकृत घोषित किया था, उस पैनल में जो भी लीडर थे और कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, उनके साथ बातचीत हुई। आरएलडी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आरएलडी से भी बातचीत हुई, और उसके बाद सीटों की घोषणा की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अधिकृत पैनल के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, उसके आधार पर 7 सीटें आरएलडी को दी गई हैं। उसके बाद जयंत चौधरी जी से मुलाकात भी हुई। सब कुछ ठीक है, इंडिया अलायंस में सब कुछ अच्छा है। कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं, और 11 सीटें देने के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया था कि 11 सीटों के साथ अच्छी शुरुआत हो रही है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी कहती है कि आने वाले समय में अभी काफी समय है। समाजवादी पार्टी ने अपने 16 कैंडिडेट घोषित कर दिए निश्चित तौर पर। अभी कांग्रेस अगर कहीं कुछ ऐसी स्थिति बता पाएगी, कोई उनका ऐसे कैंडिडेट जो अच्छा वोट पाए होंगे, और जो फार्मूला इंडिया गठबंधन में रखा गया, क्योंकि हमारा उद्देश्य देखिए भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से हटाना, एक ऐसी सरकार को देश की सत्ता से हटाना जो किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। तो निश्चित तौर पर ऐसी तानाशाह सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। तो कांग्रेस का उसमें पूरा सम्मान है। कांग्रेस के जो इधर उधर के जो लीडर हैं, जो उसमें अधिकृत नहीं है, देखिए जो अधिकृत नहीं है उस लीडर की बयान का कोई मतलब नहीं है। इधर से भी कोई बयान दे दे, उधर से भी कोई बयान दे दे, कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनका पैनल और कांग्रेस का जो पैनल है, ये जो अधिकृत लीडरशिप है, वही कोई बयान देगी तो उसे माना जाएगा। अभी तक हमारी सहमति के आधार पर हमने 11 सीटें कांग्रेस को दी हैं, और उसके अलावा और भी कोई सीट अच्छी बता पाते हैं। अविनाश पांडे जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो क्या कह रहे हैं कि बगैर आपने विश्वास में लिए इस तरीके से घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर आप बगैर विश्वास में लिए अपने सहयोगी दल को, जो कि इतना बड़ा दल है देश के पैमाने पर, अगर आप उसके साथ इस तरीके का आचरण करेंगे तो गठबंधन कैसे चलेगा आगे? नहीं, देखिए जो शीर्ष लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप हो, चाहे समाजवादी पार्टी की शीर्ष लीडरशिप हो, दोनों के बीच ये सब देखिए अलग जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उस पर ना मुझे कुछ कहना है और ना समाजवादी पार्टी कहेगी उस पर। लेकिन ये निश्चित तौर पर तय मान के चलिए, सब कुछ सहमति के आधार पर ही हो रहा है। जो सीटें गठबंधन में समाजवादी पार्टी के पास हैं, समाजवादी पार्टी को पूरा अधिकार है, वो इस पर कब कैंडिडेट घोषित करेंगे। कांग्रेस को जो सीटें मिली है, कांग्रेस उस पर अपने हिसाब से मंथन करके उनके लीडरशिप कैंडिडेट घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो केवल भ्रांतियां और झूठ फैलाने में माहिर है। अपने गठबंधन का तो उनको कोई ठिकाना नहीं है। 38 पार्टियां ऐसी हैं जिसमें 38 पार्टियों में 16 पार्टी ऐसी हैं जो कभी चुनाव ही नहीं लड़ी सांसद विधायक का। पता नहीं कहां से मोहल्ला पार्टी पकड़ लाए, अब मोहल्ला पार्टी को मोदी जी के सामने उपस्थित करके संख्या बढ़ा लिए। देखिए ऐसा कोई मुद्दा हमारे पास नहीं है। हमारे पास मुद्दा है किसानों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का, महिलाओं का। और हम लोग पीडीए की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात की तो पीडीए को जमीनी स्तर पर उतारा भी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, अगड़ा। देखिए ना, हमारे यहाँ 4 कुर्मी कैंडिडेट है 16 कैंडिडेट में, 2 शाक्य कैंडिडेट हैं, 3 यादव हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं, एक दलित समाज से हैं, एक पाल समाज से हैं, एक कश्यप समाज से हैं। सामान्य वर्ग में बात करेंगे तो एक ठाकुर समाज से हैं, एक ब्राह्मण समाज से हैं, मल्होत्रा जी भी सामान्य जाति से। तो निश्चित तौर पे हम सभी को तो लेके चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब कहा कि हम पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
और अगड़ा, तो हम सबको लेके चल रहे, सबको सम्मान दे रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और तानाशाही का आप आलम देखिए। यहाँ बीजेपी पे बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हो रही है। चलिए सुशील जी, क्या सहमति से ही आपको विश्वास में लेकर के सीटें घोषित की गई हैं? आप इन सीटों पर चुनाव के उम्मीदवार आपके नहीं थे? अनम्यूट कर लीजिए सुशील जी। पहली बात तो ये कि मानस जी, ये जो चुनाव होने जा रहा है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये चुनाव जो होने जा रहा है वो चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच में होने जा रहा है। बहुत सारे दल ऐसे हैं जो एनडीए में हैं और बहुत सारे दल ऐसे हैं जो इंडिया में हैं। और इंडिया में जो समाजवादी पार्टी एक महत्वपूर्ण दल है, लोक दल है। अभी बहुत सारे ऐसे दल भी होंगे जो एनडीए में हैं, वो छोड़ करके अभी इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जब ये 14 फरवरी से जब 24 फरवरी के बीच में जब जननायक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जब उत्तर प्रदेश में आएगी, तब उस समय राजनीतिक परिदृश्य कुछ और बदल जाएगा। रही बात जो गठबंधन में सीटों की बात है, तो मैं इतना जानता हूं कि इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है लगातार उस पर बैठकें कर रहा है और कुछ आम सहमति कुछ सीटों पर बनी होगी। समाजवादी सीटें, जिन सीटों पर लड़ना है उस पर अधिकृत प्रत्याशी उतारने का जो अधिकृत जिम्मेदारी है वो समाजवादी पार्टी नेताओं को है। और कांग्रेस के लिए जो सीटें होंगी उस पर अधिकृत प्रत्याशी उतारने की जिम्मेदारी कांग्रेस। जो परिदृश्य है वो अभी 80 की 80 सीटें तो घोषित नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कोई इसमें कोई ऐसी समस्या मुझे नहीं लगता कि आ रही है। 80 सीटों का चुनाव होना है। अब स्वाभाविक तौर पर लोक दल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है तो लोक दल के साथियों को उनसे आम सहमति बनी होगी। तो मेरा अपना मानना है कि अभी ये सीट में बहुत फेरबदल होगा, क्योंकि चुनाव में आखिरी क्षण में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी प्रत्याशी के सामने वाले को देख करके भी प्रत्याशी बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो कैसा कैंडिडेट दे रही है, किस तरीके का कैंडिडेट दे रही है, और तमाम ऐसे सांसद उनके वर्तमान में होंगे, हो सकता है उनके सीट ही बदल दिए जाएं, उनकी जगह कोई दूसरा प्रत्याशी आ जाए। तो हमारा ये इतना मानना है कि राजनीति जो है पल पल बदलती रहती है। आज नीतीश कुमार इंडिया में थे, आज जो भाजपा के अपने आप को लोकप्रिय नेता बताते थे उनको नीतीश की जरूरत पड़ गई। तो पता नहीं किसको किसकी जरूरत पड़ जाए और क्या क्या खेल होगा। राजनीति ऐसा खेल है जो अप्रत्याशित होता है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि अगले चरण में क्या होगा। ये मेरा अपना मानना है। चलिए ठीक है, उम्मीद बरकरार भी रहनी चाहिए। लेकिन जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के आपके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी अविनाश पांडे जी, दोनों ही काफी हैरत में है कि अखिलेश यादव ने बगैर विश्वास मिले कैसे सीटें जारी कर दी, उम्मीदवारों की सूची। खैर चलिए, राष्ट्रीय लोकदल एक अहम सहयोगी इंडिया गठबंधन का और उत्तर प्रदेश में उसकी भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए अंकुर जी, जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं खास तौर से इंडिया गठबंधन को लेकर के एनडीए की तरफ से, और कुछ घटक दल आपके भी जो है वो भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि बेहतर होता कि एक सूची बनती और इंडिया गठबंधन के पैनल से उनके नाम घोषित किए जाते तो ज्यादा बेहतर होता कि आरएलडी से ये उम्मीदवार है, कांग्रेस से ये है और समाजवादी पार्टी से ये है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है। 11 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया, 16 पर उम्मीदवार जारी कर दिए, कई सीटों पर कह दिया उम्मीदवारों से जाकर के प्रचार करिए। तो जो गफलत की स्थिति बनी हुई, आपको लगता नहीं कि ये आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार और इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान का कारण बन सकती है? देखिए मानस जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जहां तक उम्मीदवारों के घोषणा की प्रश्न है तो समाजवादी पार्टी ने, जो कि इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, उसने अपने सिंबल पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उसमें कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति या प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं उठता है। सवाल है इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले जितने भी राजनीतिक दल आज की डेट में शामिल हैं
चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या अन्यथा अन्य प्रदेश में और भी दल हो, तो उन सारे दलों को जो भी सीट्स हम लोगों का शेयरिंग के आधार पर जो जिताऊ कैंडिडेट है और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन में सशक्त भूमिका निभा सकते हैं, उन प्रत्याशियों के लिए कौन प्रत्याशी होगा, कौन चेहरा होगा, जिन संबंधित घटक दलों को सीट दी जा रही है, ये बात की विषय वस्तु रहेगी। अब प्रश्न उठता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी आज आपकी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को ना देखकर मुझे कोई विशेष आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि रीजन आज मैंने उनको आमंत्रित नहीं किया, इसलिए आमंत्रित नहीं किया क्योंकि आज सवाल सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन का है, तो मैंने इंडिया गठबंधन के भी उनको लोगों को बुलाया मैंने। जी मानस जी, मैं उसी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। अगर वो नहीं भी है तब भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद भाजपा के प्रतिनिधि कई जगहों से गायब चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने आमंत्रित नहीं किया, ये तो जनता के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आपके सम्मानित चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को न बुलाकर आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन स्थापित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस बात का भी, अगर आपके सम्मानित चैनल पर होते तो उनको इस बात का जवाब देना होता कि जो चंडीगढ़ में घटनाक्रम घटित हुआ है, क्या वो ऐसे लोकतंत्र की कल्पना को स्थापित कर रहे हैं? क्या वो बाबा साहब के ने जिस संविधान को स्थापित करने के लिए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, तो चंडीगढ़ में जो लोकतंत्र का सक्सेना साहब वो एकदम अलग विषय है और आज का विषय एकदम अलग है। उस पर बहुत सारे चैनलों में डिबेट चल रही है, लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, आज का सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में क्या कर रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो जिस तरीके से उन्होंने वहां पे लोकतंत्र की हत्या की, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के बैनर तले जितने भी राजनीतिक दल हैं आज की डेट में, वो सब एक बंद मुट्ठी की तरीके के हैं और ये हम लोगों की रणनीति का हिस्सा है। भाई समाजवादी पार्टी ने अपने अगर प्रत्याशी घोषित किए तो निसंदेह समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में है। राष्ट्रीय लोक दल को सीट शेयरिंग में जो सीट्स ऑफर की गई हैं या जो सीट दी गई हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय लोक दल के केंद्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी भी गई है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन में कोई भी फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के द्वारा इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कमजोर है या उनमें फूट है। हम लोगों में कोई भी फूट नहीं है। धीरे धीरे भारतीय जनता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने को मजबूत दिखा रहे और इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखकर उनको ये इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश से ही उनका जो है पोटली बननी चालू होगी। तो ऐसी स्थिति में वो सबसे ज्यादा टारगेट उत्तर प्रदेश के ही राजनीतिक दलों को बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये बिहार में जिस तरीके से उनने साम दाम दंड भेद से सत्ता परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश में उनकी वो आशा यहाँ पर फलीभूत नहीं हो पा रही है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल नैसर्गिक गठबंधन होने के साथ साथ अब इसमें चूंकि कांग्रेस का भी समावेश हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम सारे के सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को उसी स्थिति में पहुंचा देंगे जिस स्थिति में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो जीवित होता है वही आपकी प्रतिक्रिया देता है। राजनीतिक दल के एक इंडिया गठबंधन के बैनर तले जितने भी लोग हैं, चूंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो क्रिया प्रतिक्रिया होना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में सीटों का मिलने ना मिलने का प्रश्न गौर हो जाता है, जहां पर हमारा उद्देश्य बड़ा होता है। चलिए, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, शुरुआत में हम लोगों ने एक बयान भी प्ले किया था अविनाश जी का। वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। पहले 11 उम्मीदवार बता दिए कि आपको 11 सीटें दी जाएंगी, ट्वीट कर दिया। कल सूची जारी कर दी 16 उम्मीदवारों की। कोई विश्वास में नहीं लिया कांग्रेस पार्टी के लोगों को। आपको क्या लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है या समाजवादी पार्टी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति हद से ज्यादा कमजोर है, लिहाजा बहुत सीटें देने से कोई फायदा नहीं, गठबंधन में रहे या ना रहे उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं लगता ऐसे ही है मानस जी की कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस के बयान है, खासतौर पे जब अखिलेश जी ने 11 सीटों का अनाउंसमेंट किया उसके बाद और जब 16 उम्मीदवार घोषित किए उसके बाद, तो एक तटस्थता का भाव है पार्टी की तरफ से। प्रदेश इकाई कहती है कि केंद्र हमारी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वहां एक कमेटी है वो बात कर रही है, अभी बात हो रही है।
तो बात किससे हो रही है? आखिर है तो समाजवादी पार्टी से बात करना, और समाजवादी पार्टी ने फैसले जो लिए हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग तो यही मानेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व से बात होने के बाद उन्होंने लिया कम से कम कांग्रेस के। और ये जो उहापोह की स्थिति है, इसमें अगर आप देखें मोटे तौर पे तो पिछले 2-3 चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, कांग्रेस के वोट परसेंटेज देख लीजिए। पिछले लोकसभा में 2019 में 7% वोट इनको मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको 2.3% वोट मिले हैं, और समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 347 सीटों पर ये चुनाव लड़ी थी और इनको 37.25% वोट मिले थे। यानी कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे समाजवादी पार्टी थी। उत्तर प्रदेश का करीब 80% वोट इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में है। अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है? चूंकि जैसा अविनाश जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश भर में उसका असर है, लेकिन यूपी में वोट बहुत कम है, और ये कम हुआ है पिछले 5-6 सालों में वोट कम हुए हैं। इसके पहले कांग्रेस के वोट यहाँ 13-14% तक, 17% तक मिलते रहे। बहुत खराब हालत में 8% भी वोट कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन 2.3% कभी नहीं रहा, और ये पहली बार हिस्टोरिकल लो इनका बन गया। उम्मीदवार कौन होगा, पार्टी का किस तरीके से रणनीति क्या होगी, इन सारी चीजों पे कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। जिस तरीके से बातचीत हुई उसमें भी कांग्रेस की तरफ से आधा दिखाया गया, आधा छिपाया गया। हम लोग जैसे कोशिश करते हैं कि जानकारी कर लें, तो वहां भी जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल हो गई। 2009 को ये बेस बना रहे थे, 2009 के बाद से तो गंगा में इतना पानी बह चुका है कि चीजें जमीन आसमान बदल गया है। तो ये 9 का बेस बना रहे हैं, और सपा को ये भी कह रहे थे कि आप 2019 को बेस मत लीजिए क्योंकि आप बसपा के साथ चुनाव लड़े थे। लेकिन 2009 का चुनाव अलग चुनाव था, और 2014 और 19 के चुनाव बिल्कुल अलग थे। कांग्रेस की जो भी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे भी कोई चर्चा नहीं है, जबकि 14 फरवरी को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। अब इनकी न्याय यात्रा 11 जिलों से गुजरेगी, और क्या क्या करेंगे, किस तरीके से न्याय यात्रा होगी, उसके बारे में कोई जानकारी मीडिया को नहीं दे रहे हैं। अब क्यों इस तरह से कांग्रेस कर रही है, ये भी हम लोगों के समझ से परे है। तो एक तरफ तो चुनाव की तैयारी है कि आपके पास 60-70 दिन है, मैं समझता हूं 10 मार्च तक अधिसूचना आ जाएगी, और 40 दिन ही, करीब 40-42 दिन बचे हुए हैं, जिसमें 11 दिन तो राहुल गांधी की यात्रा में चले जाएंगे, तो 30 ही दिन समझिए। और इन 30 दिनों में पार्टी को बहुत कुछ काम करना था, लेकिन उस तरह की चीजें सामने नहीं है। मीडिया पे आरोप भी कांग्रेस के लोग लगाते हैं कि हमारी खबरें नहीं छापते, हमको दिखाते नहीं, जबकि हकीकत ये है कि इतनी बड़ी यात्रा खुद अजय राय जी ने की, खबरें छपी उसकी, लेकिन कंसोलिडेट उसका जो रणनीति है और जो उसका फोकस था पूरी यात्रा का, उसके बारे में भी स्टेट लेवल पे कोई ब्रीफिंग कभी मीडिया की नहीं करी गई। और ये जो सपा के साथ तालमेल की स्थिति है, इस पे भी अभी तक असमंजस है कि कांग्रेस का क्या रुख है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद कांग्रेस गठबंधन को लेके बहुत उदार है, कि सपा जो सीटें दे रही है ठीक है, नहीं भी देती तो भी ठीक है, और जो सीटों पे हमें लड़ना होगा हम लड़ भी जाएंगे, जैसे 2012 में किया था इन्होंने, 17 में माफ करिएगा, जब विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का तालमेल हुआ था। हम लोग अंत तक जान ही नहीं पाए, क्योंकि फ्रेंडली फाइट की भी सीटें थी उसमें। बाद में जब रिजल्ट आया तब पता लगा कि 112 सीटों पर विधानसभा में 2017 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। लेकिन जब तक चुनाव हो रहा था हम लोग स्पष्ट नहीं थे कि कितनी सीटों पर लड़ रही। तो बड़ी पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो आज के दौर के हिसाब से नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। इस हिसाब से कांग्रेस अपने को करती हुई नहीं करा रही है। दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वो दावे मैं कहता हूँ उनके जितने प्रवक्ता हैं ज्यादा अच्छे रणनीति करने जाते हैं, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो अच्छी रणनीति की बात करते हैं। लेकिन जो पार्टी अपनी रणनीति निकाल के सामने रखती है उसमें तमाम चीजें ऐसी लगती है कि शायद पार्टी ने बड़ी लचर तैयारी की है। तो हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी आपकी आवाज में कुछ एरर आ रहा है विजय जी, आपकी आवाज में शायद कांग्रेस चाह रही है मुस्लिमों हमारे साथ इस बार आ जाएगा, तो गठबंधन हमारे नहीं है। बाद में हम अपना विजय जी का ऑडियो ठीक कराया जाए, पीसीआर से मैं कहूंगा विजय जी का ऑडियो ठीक कराया जाए। आप कुछ कह रहे थे सुशील पासी जी, मुझे लग रहा है कि विजय उपाध्याय जी आ जाए तब आप जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन चलिए आप बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए आप।
ये जो उपाध्याय जी कह रहे हैं ना, ये उपाध्याय जी, ये दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है और 2009 में भी जब हम लोग के चुनाव नहीं लड़े थे और हम जीत करके आए थे और 2004 से लेकर के 14 तक हम लोगों ने सरकार चलाई है। हम कहना ये चाहते हैं उपाध्याय जी, ये जो अंकगणित है वोट बैंक की, वो एक तरह से वोट बैंक नहीं रहता है। जो आप 2.3 बता रहे हैं, 3 ये बता रहे हैं, परिस्थितियां हर राजनीति में पल पल बदलती है। मैं आपसे कह रहा हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी आपकी 14 फरवरी से 24 फरवरी तक जाएगी, इसका मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है। अरे रणनीति नहीं है तो इसके पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारी न्याय पंचायत स्तर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई है और दलित संवाद किया गया है। बूथ की कमेटी से लेकर न्याय पंचायत की कमेटियां बन चुकी हैं। हमने 80 लोकसभा सीट पर तैयारी की है और इसके बावजूद हम पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि भारत के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन बना करके सामने खड़े हैं। हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं होता। हम भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए करते हैं। हम कहना आपसे ये चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष के रूप में मजबूत है, हम इसको स्वीकार करते हैं। पूरे देश में क्षेत्रीय दल तमाम जगह ऐसी जगह हैं जो वो मजबूत स्थिति में है और क्षेत्रीय दल बिना राष्ट्रीय दल के यानी कांग्रेस के बिना क्या देश में राजनीतिक रूप से कोई विकल्प की राजनीति की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिला करके ही देश में, इस देश में जो चुनाव होने जा रहा है उसकी केवल 2 धाराएं हैं। एक वो धारा जिसको हम ये कहते हैं, जिसको आप भाजपा कहते हैं, जिसको हम लोग आरएसएस कहते हैं, जिसको हम अन्याय कहते हैं, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दूसरी तरफ इस देश में न्याय करने के लिए किसान के साथ कौन कौन खड़ा होगा, इस देश में नौजवानों के साथ कौन खड़ा होगा। उपाध्याय जी पूरी बात हो जाने दीजिए, हमने आपकी पूरी बात को सुना है, पूरी बात को मैंने सुना है, पूरी बात सुन लीजिए। मैं नहीं सवाल आपका नहीं मालूम है, थॉट्स मालूम है, फिलॉसफी मालूम है कांग्रेस की। सुरेश जी हमें जरा ये बताइए, 14 फरवरी को राहुल की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में इंटर करेगी, कहां से इंटर करेगी और उनके कार्यक्रम किस तरीके से होंगे? ये आपको पूरे देश की मीडिया के सामने है कि 14 फरवरी से बनारस से यात्रा जाकर के आपके प्रतापगढ़ होते हुए, भदोही होते हुए और रायबरेली होते हुए लखनऊ कि चंदौली में करेंगे? देखिए, चंदौली में एंट्री करेंगे कि बनारस में करेंगे? नहीं, चंदौली से करेंगे। हाँ तो वो बताइए ना, चंदौली एक जिला छोड़ दे रहे हैं। नहीं, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं ना आपसे, ये हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रणनीति, हमारी देश की जो कोऑर्डिनेटर कमेटी है और जो उत्तर प्रदेश की कोऑर्डिनेटर कमेटी है, उसका खुलासा हम लोग पहले नहीं करते मीडिया के माध्यम से। नहीं सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, सुरेश जी आप एक तरफ कहते हैं खुलासा नहीं करते, दूसरी तरफ आप कहते हैं मीडिया हम लोगों को गोदी मीडिया हो गया है, बीजेपी को ज्यादा छापता है, हमारे बारे में खबरें कम लिखता है। जब आप बताएंगे नहीं तुम लिखेंगे कैसे? नहीं जनता को बताएंगे कि यात्रा हो रही है, जनता को भी नहीं बताएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं अवरोध क्यों कर रही है? आप बताइए ना। इस देश का गृह मंत्री क्या इस देश में क्या संदेश देना चाहता है? नहीं, गृह मंत्री क्या जो है इस समय, क्या आप मुझे बताइए क्या संदेश देना चाहता है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जननायक राहुल गांधी के सामने खड़े होते हैं। इस देश के गृह मंत्री ने कानून की कौन सी धज्जियां उड़ाई हैं? क्या इस देश में कानून का राज नहीं होगा? मणिपुर में नाइट स्टे है राहुल जी का? बरेली तक जो यात्रा, बरेली तक में कितने नाइट स्टे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स बना दिए गए हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। हर चीज जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं हमारी केंद्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी देखेगी, स्टेट कोऑर्डिनेशन। आखिर आप बताने के लिए बैठे हैं, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं ऑनलाइन और सुनेंगे अगले 2-3 दिन तक, और ये आपका मौजूद रहेगा। कब बताएंगे?
अरे भाई मैंने आपसे कहा ना कि 14 फरवरी से और 24 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है। ये तो खबर मैंने एक हफ्ता पहले लिख हो रहे दी। हैं। सुरेश जी, सुशील जी, एक हफ्ते पहले मैंने लिखा और बड़ी मुश्किल से जानकारी मिल पाई थी, दिल्ली से जानकारी लेनी पड़ी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि पता नहीं बताएगा आप ये नहीं। देखिए, आप भाजपा के प्रवक्ता बन करके आपको राजनीतिक विश्लेषण नहीं करना चाहिए। मैं कांग्रेस का शुभचिंतक बन के बात कर रहा हूँ। नहीं, आप ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको जानकारी नहीं तो तरीका ठीक नहीं। आपको जानकारी नहीं तो तरीका ठीक नहीं। आपको जानकारी नहीं तो मैं भाजपाई हो गया, यही है ना? दिक्कत कांग्रेस में यही है कि जब उन्हें किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो सामने वाले पे आरोप मर दो। आपको कैसे पता चल गया? आपको कैसे पता चल गया? ना हमने तो किसी माध्यम से पता किया। नहीं, 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता ने 80 सीटें घोषित कर दी हैं क्या 80 सीटों पर राहुल की यात्रा पे बात कर रहा हूं। क्या नहीं, ये जानबूझ करके विषय को विषयांतर कर देना, ये तो ठीक बात नहीं है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में गठबंधन शेयरिंग पर जो मामला है, मैं तो ये देख रहा हूं कि 11 दिन राहुल जी की यात्रा रहेगी और 11 सीटें ही अभी सपा ने दिया है। आप सुनते नहीं है, आप सुनने की कोशिश करिए पहले। क्या भारतीय जनता पार्टी का तय हो गया कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से क्या मतलब? हम तो आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, वो ओम प्रकाश राजभर क्या मतलब? हमारा मतलब तो कांग्रेस मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, तो इतनी चिंता मतलब ही नहीं। हमारा मतलब तो कांग्रेस इतनी चिंता आप एनडीए की करिए ना। नहीं, ये क्यों करें? इंडिया में बात हो रही थी, इंडिया की क्यों करें? हम घालमेल नहीं करते हैं, साफ रखते हैं। आपको इतनी चिंता एनडीए की भी होनी चाहिए कि उनके यहाँ कौन सी सीट दी गई है। हमें आपकी चिंता इसलिए है कि विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। पार्लियामेंट जो हमारा संविधान है उसमें विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का, विपक्षी नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, इसलिए हमारी चिंता है। देखिए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी है ना, वो विपक्ष को क्या है, वो जनता को भी कुछ नहीं समझते हैं। विपक्ष को तो संसद में कानून बनाना होता तो सारे सांसदों को बाहर कर देते हैं। मानस जी कुछ पूछ रहे हैं, मानस जी का कोई सवाल है? बताइए। जी बताइए। एक सवाल आपसे ये था मेरा कि जो आपने जिक्र किया वोट परसेंटेज लगातार गिरता गया। अच्छा, पिछले कुछ समय में आपने भी शायद महसूस किया होगा, हम लोग सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस में हम लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को कवर किया, बहुत वर्ष हमको भी हो गए, 27-28 साल, आपका हमसे ज्यादा अनुभव है। कांग्रेस पार्टी में ये जो बदलाव आया, ये क्यों आया और इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पहले देखिए कांग्रेस पार्टी में छोटी छोटी चीजों को लेकर भी मीडिया को बड़ा ब्रीफ किया जाता था, बड़े विस्तार से बताया जाता था। कोई प्रोग्राम होता था तो 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, मीडिया से लगातार संपर्क बनाकर रखा जाता था। ये बात सही है कि यूपी जोड़ो यात्रा जब निकली तो मुझे भी कई बार फोन करना पड़ा कि भाई साहब कल यात्रा कहां जाएगी, क्या हो रहा है वहां, क्या कार्यक्रम है, कोई बता नहीं रहा है, कुछ कोई ब्रीफिंग नहीं आ रही है, कोई विजुअल नहीं आ रहा है हम लोगों के पास, हमको अपने लोकल रिपोर्टर को बताना होगा कि वहां पर यात्रा को वो कवर कर ले। तो ये जो परिवर्तन आया कांग्रेस में, आमतौर पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा मीडिया फ्रेंडली माना जाता था, इसके पीछे की वजह भी क्या है और कांग्रेस में ये बदलाव क्यों आ रहा है इस तरीके का? देखिए, कांग्रेस मध्यम मार्गी पार्टी थी, इसको माना जाता था कि मध्यम मार्गी पार्टी है। और लेकिन पिछले 2010 से कांग्रेस धीरे धीरे लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी हो गई। एके एंटनी ने कमेटी एक बनाई थी चुनाव के हाथ पर। एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में कोई नैरेटिव मत बनाइए। हमारी जो विचारधारा है, हमारी एक ही विचारधारा है, वो है संविधान। आपको अपना हित ही नहीं पता, संविधान की जो विचारधारा है, मध्यम मार्गी थी ना कांग्रेस की बात है। हमारी आवाज आ रही नहीं आ रही? मध्यम मार्गी थी कांग्रेस की और कोई थी पार्टी? वैचारिक रूप से मध्यम मार्गी पार्टी थी ना कांग्रेस। देखिए, मध्यम मार्गी पार्टी, देखिए आज पार्टी का नेतृत्व जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और जननायक राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कभी इसको राजीव गांधी जी ने किया, कभी इसको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। अब हमारी पूरी बात विचारधारा पे आइए, मध्यम मार्गी पार्टी कही जाती थी ना? नहीं समझते हैं आप मध्यम मार्गी? मैं समझता हूँ इस समय एके एंटनी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, आपको मालूम है कांग्रेस में? कांग्रेस की जो इस समय विचारधारा है,
वो भारत की जो संविधान की विचारधारा है वही कांग्रेस की विचारधारा है। हमारे जननायक राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा संविधान की विचारधारा है। संविधान को बचाने के लिए ही कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं जननायक राहुल गांधी। लेकिन ए.के. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश में क्या लिखा था? कहा था ना कि पार्टी वामपंथी ओरिएंटेशन ज्यादा हो गया है, इसलिए दिक्कत है। कहा था ना, सेंटर टू लेफ्ट शिफ्ट हो गई है। देखिए ऐसा है ना, आप ही के नेता थे, या कोई किसी पत्रकार नहीं थे। हम किसी विचारधारा के विरोधी नहीं है। हम सिर्फ आरएसएस की विचारधारा, जो विचारधारा के विरोधी है ना, विचारधारा है उसके खिलाफ हैं। हमारे नायक कहते हैं कि इस देश में नफरत नहीं होनी चाहिए, जाति से जाति को लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए, धर्म से धर्म को लड़ाने की बात नहीं होनी चाहिए। ये बहुत खूबसूरत संविधान है, ये खूबसूरत देश है, ये मिलजुल करके चलेगा। माना कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, ये बात तो आपने मान लिया, ये अच्छी बात की आपने। नहीं, मैं मानता हूं। अरे मैं क्यों नहीं मानूंगा इसको मैं तो कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं मान रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं कि देश में तमाम राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। मजबूत क्यों नहीं है? इसको कैसे नकारा जा सकता है? मैं ये कैसे कह दूंगा कि आप तो एक तरह से हमारे इंडिया गठबंधन में अवरोध पैदा करने की स्थिति पे बात कर रहे हैं। आप तो ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के लोग वो आपस में लड़ जाएं। हम आरएसएस की विचारधारा है आपस में लड़ा देने की, और जो इंडिया गठबंधन की विचारधारा है वो आपस में जोड़ने की विचारधारा है। अरे विजय उपाध्याय जी बड़े सीनियर और वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो उनका विश्लेषण सुनते तो कुछ लाभ ही मिलता आपको, लेकिन आपने उनको सुनना उचित नहीं समझा। हाँ बताइए जीतू जी, कुछ कह रहे थे आप, उसके बाद एक बार अंकुर जी के पास भी जाएंगे। बताइए जीतू जी, बोलिए। ये लगातार चर्चाएं हो रही है, लगातार चर्चाएं देख रहा हूँ, केवल इंडिया अलायंस पर चर्चाएं हो रही है। एक अलायंस और भी है, ये लोग हमारे गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं, इसलिए हम इनको चिंदी गठबंधन कहते हैं। जो 38 दलों का चिंदी गठबंधन है, जिसको एनडीए अलायंस कहते हैं, उसके शासक जो है मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी तानाशाह विचारों की पार्टी है। ये लोग तानाशाही से डिसीजन लेते हैं, हम लोग डिस्कशन करके आम सहमत से डिसीजन लेते हैं। आप सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सीटें जो तय कर देंगे अपने गठबंधन दलों की, वही सीटें मिलेंगी। जरा भी ना नुकुर किया तो पार्टी तोड़ के भाजपा में शामिल। क्या देखा नहीं है लोगों ने? अभी देखा नहीं है क्या शिवसेना को देश में लोगों ने? महाराष्ट्र को तो पूरी दुनिया ने देखा है कि शिवसेना से जरा नहीं बनी तो उनकी पार्टी तोड़ के शिंदे पैदा कर दिया, शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, छोटा सा लाभ कमाने के लिए एनसीपी तोड़ दिए। अजीत पवार, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कसीदे पढ़े जाते थे और अखबारों में बड़ा बड़ा फ्रंट पेज पे छपवाया जाता था, और मोदी जी बड़े बड़े मंचों से जाके अजीत पवार जी के और उनकी कैबिनेट के कुछ और मिनिस्टर है उनके खिलाफ बोलते थे करप्शन करप्शन करप्शन। लेकिन ये लोग जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। वहां उनको शपथ दिला दिए, जहां पर बिहार में इनको जरूरत पड़ी, जब इन्हें लगा इंडिया अलायंस की ताकत तो बाप रे बाप बढ़ती चली जा रही है, मोदी जी की सत्ता और गद्दी एक साथ छिन जाएगी, इंडिया अलायंस देश में सरकार बना लेगा, तुरंत वहां नीतीश को जदयू में तोड़फोड़ करने लगे जाके। अभी देखिए झारखंड में तोड़फोड़ में लगे हुए हैं। ये तेजस्वी यादव जी को, केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को और लालू प्रसाद यादव जी को एक चुनाव से पहले जेल भेजने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ये हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई नहीं करते, ये रमन सिंह पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये शिवराज सिंह पर भी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये अजीत पवार पर भी कार्रवाई नहीं करेंगे। जो इनके दल में करप्ट है उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर विपक्ष के नेता पर कोई आरोप लगा दिए हैं, कोई केस दर्ज करा दिए तो कार्रवाई करेंगे। इसी तक तो चलिए ठीक है, आज का विषय नहीं था, लेकिन चलिए हमको सक्सेना जी पिछला लोकसभा चुनाव की हमें याद है जब मायावती और जी कंप्लीट करिए। बात कर रहा हूँ, आज अगर इंडिया अलायंस बना है उसमें सोशलिस्ट विचारधारा की 27 पार्टियां शामिल है, तो अब इनको दर्द हो रहा है, इनको डर लग रहा है, ये डरे हुए लोग हैं। समाजवादी विचारधारा तो नीतीश कुमार की भी थी, उसके लिए जीतू जी क्या करेंगे? समाजवादी विचारधारा तो उनकी भी थी, कहते थे पक्के समाजवादी हैं हम लोग, पक्के समाजवादी हैं। समाजवादी 67 में जनसंघ के साथ सरकार बना चुके हैं, 77 में जनसंघ के साथ सरकार बना चुके हैं, 89 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सपोर्ट दिया था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। तो समाजवादी और जनसंघियों का या भाजपाइयों का तो बहुत पुराना रिश्ता और बहुत गहरा रिश्ता है।
इनके नहीं, बहुत ही आप अच्छे ये नहीं संबंध हैं। बताएंगे आतंकवादी हमला भी भारत में भाजपा की सरकार में हुआ था और इसमें बुला के कोई, जांच करवाई थी। मुझे लगता है आप सुशील ये जी तो को ज्यादा बताएंगे नहीं। जानकारी होगी कि आप इसका समाजवाद बताएंगे के नेता आप ये नहीं और बताएंगे उपाध्याय जी कि तिरंगा जनसंघ के जलाने लोग वाली कितनी बार पार्टी एक के साथ साथ आ चुके भाजपा हैं। ने गठबंधन कर लिया था। आप ये भी नहीं बताएंगे कि देश में जिस पार्टी को आतंकवादी कहते थे उनके साथ उस आतंकी विचारधारा की पार्टी ने गठबंधन करके इन्होंने सरकार बना ली थी। आप ये भी नहीं बीजेपी वालों बताएंगे से जवाब कि दीजिए। अंग्रेजों से माफी मांगकर किस तरीके से लोग सजा से बच जाया करते थे। आपको निष्पक्ष पत्रकार है, उपाध्याय जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, आपको तो हम लोग निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका में नहीं, जब हमेशा एनडीए पे सुनते चर्चा होते होगी, हैं। मानस जी, जब एनडीए पे चर्चा के नहीं लिए साहब, बुलाएंगे तो आप जरूर ये बात कही जाएगी। आप इंडिया गठबंधन की चिंता करेंगे, सीट शेयरिंग हुआ कि नहीं। नहीं, आप आज का चिंता इश्यू करेंगे, नहीं इंडिया आप गठबंधन है, करेंगे। जैसा आज हमें बताया गया। एनडीए आज नहीं, की एनडीए बहस है। तो बताइए ना उपाध्याय जी। आज की नहीं, अगर करता बात है, लखनऊ की है तो लखनऊ की करता है। करेंगे ना, कानपुर की थोड़ी करेंगे। ये आज से सब शुरुआत की गठबंधन की चर्चा है कि केवल इंडिया चर्चाएं आज इंडिया गठबंधन की हो रही भैया। आज इंडिया गठबंधन पे ही फोकस था, बहस डिफोकस ना हो जाए, कहीं दूसरी कभी दिशा में इंडिया न चली गठबंधन जाए। तो हुई भी आज- नहीं। ये इसीलिए विषय आज है। हमने नहीं, बीजेपी आपने को तो अच्छा काम किया। 11 सीटें कांग्रेस को दी, 7 सीटें आरएलडी को दी, और आपका तो बिल्कुल काम जी। तेजी से चल रहा है। हम लोगों को चिंता कांग्रेस की है। सम्मान कर रही है गठबंधन में, समाजवादी पार्टी सम्मान कर रही है। किसी के साथ भेदभाव असम्मान की स्थिति हम लोग कभी सोच नहीं सकते। हम चाहते हैं भाई, कि हमने मतलब पहले हम लोग यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस जो आपने सीटें दी हैं उस पे कांग्रेस की तरफ से यस कब आएगा, क्योंकि तभी तो माना जाएगा देखिए, गठबंधन पूरा हो गया। देखिए, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको कोई आपत्ति नहीं है। नीचे के स्तर पर अभी लोग कह रहे हैं, अभी शीर्ष नेतृत्व अरे से हमारी अविनाश चर्चा पांडे, होगी। अरे अविनाश पांडे निचले स्तर के नेता थोड़ी ना है भाई। उत्तर प्रदेश के प्रभारी है अविनाश पांडे जी, वो कह रहे हैं कि सपा गलतफहमी में लगा है। आपने सुना शुरुआत में मैंने बयान किया, अविनाश पांडे जी ने क्या कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, कोई गलतफहमी में ना रहे कि हमको सीटें वो देगा। कहा था आपने सुना, मैंने बयान दिया जीतू जी। चलिए खैर जाने दीजिए, उससे बहस बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए एक बयान पे नहीं, बहस का समय भी खत्म हो जाएगा और बहस अपने मुकाम तक पहुंचेगी भी नहीं। अंकुर जी के पास कह रहा हूँ, अविनाश पांडे जी ने जो बयान दिया है, सीनियर नेता है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अविनाश पांडे जी उस अधिकृत पैनल में नहीं है जो टिकट चयन कमेटी है। ठीक है, उसमें जो लोग हैं उनसे आपकी बात मान लिया मैंने। अच्छा अंकुर जी, क्या बेहतर नहीं होता कि जो मैसेज देने की कोशिश 2019 में की गई थी, जब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ एक मंच पर उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित किया था, एक मैसेज गया था, क्या बेहतर होता कि अगर जयंत चौधरी, अजय राय या राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ बैठ करके और मीडिया को ब्रीफ करके कि हमारी स्थिति है और ये हम गठबंधन में आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि बेहतर स्थिति होती, शायद सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते, पत्रकारों के भी और आम मतदाताओं के भी? अंकुर जी। जी देखिए मानस जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी ना लोकसभा चुनाव का घोषणा हुई है, और जिस समय आपने लास्ट टाइम का उल्लेख किया है कि जिस समय माननीय अखिलेश जी और माननीय मायावती जी और जयंत जी भी बात की एक मीटिंग में सम्मिलित रहे थे, तो उस समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप अभी देखिए, अभी ना आचार संहिता लगी है, ना लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये तो हम लोगों का इंटरनल मामला है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, हमारे यहाँ जो भी प्रक्रिया चल रही है, ये सब हम लोगों की इंटरनल प्रोसेस है। अब सवाल उठता है कि इंटरनल प्रोसेस में अगर किसी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? हर राजनीतिक दल का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसकी अपने इलेक्शन लड़ने की पद्धति होती है। आपत्ति बीजेपी की नहीं है, आपत्ति कांग्रेस की तरफ से। आज आप सारे अखबार उठा लीजिए और कांग्रेस नेताओं के बयान पढ़ लीजिए। आप आज के सारे अखबार उठाइए और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आप सुन लीजिए। अरे लिस्ट घोषित होते ही कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ताओं के मेरे पास इसी मोबाइल पे बयान पड़े हुए, मैं आपको दिखा सकता हूं, जिन्होंने कहा कि न हम इसका विरोध करेंगे लेकिन कांग्रेस भी नहीं करेंगे हम। तो आपत्ति बीजेपी को नहीं है, आपत्ति कांग्रेस को है कि बगैर विश्वास में लिए आपने कैसे कर दिया ये। मानस जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के जिन लीडरान को आपत्ति है कि तो न्यूज चैनलों पर आकर या
प्रेस में बयान देकर उस आपत्ति का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अगर किसी विषय पर आपके बीच में मनभेद नहीं है और मतभेद है केवल, तो उसका सॉल्यूशन तो ऑन डायस होता है, बैठकर ऑन द राउंड द टेबल उस पर बैठकर वार्ता होती है। अगर उनको कोई आपत्ति है तो जब केंद्रीय नेतृत्व की अनुशंसा पर, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई विषय के आधार पर अपनी सीटों की घोषणा की, या कांग्रेस के संबंध में सीटों के संबंध में उन्होंने अपनी घोषणा की, तो उसके विषय में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बात करे। हम लोग प्रवक्ता हैं, उसके बावजूद हम लोग मीडिया पैनल में बैठ के ये बात नहीं कह सकते, उस विषय पर टिप्पणी कर सकते। ठीक है, आपकी बात को समझ गया विजय उपाध्याय जी। एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे, क्योंकि डिबेट का समय ओवर हो गया है। एक लास्ट कमेंट आपसे ये चाहेंगे कि ओवरऑल जो आप परिदृश्य देख रहे हैं, इसको आम मतदाताओं में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम लोग इसको क्या समझें? देखिए, अभी जब राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो वो किस तरीके से यहाँ के मुद्दे उठाते हैं, किस तरीके से, क्या अखिलेश और जयंत उनके साथ न्याय यात्रा में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस के लीडर चाहते हैं कि अखिलेश और जयंत उनकी न्याय यात्रा में शामिल हों, कहीं न कहीं हिस्सा बने, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव नोट पे इनका गठबंधन जाएगा। समाजवादी पार्टी तेजी से काम कर रही है और एक अच्छा संदेश दे रही है जनता के बीच में। कांग्रेस को भी चाहिए कि वो जो कुछ भी इनके बीच में, जहां भी इनकी जो मांग है और जो दिक्कतें अगर कोई हैं, जैसा कह रहे हैं भी और नहीं भी, दोनों बातें कह रहे हैं, तो वो स्पष्ट होनी चाहिए। आरएलडी की स्थिति साफ है, वो सीटों की कुछ और मांग कर रहे हैं, तो उनके लोगों ने ओपन भी किया है कि हम 7 सीट से संतुष्ट नहीं है। तो जनता के बीच में एक संदेश साफ साफ जाना चाहिए। देखिए, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, कोई कही गई बात 1 मिनट में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। दूसरा, जनता ये देखती है कि एक तरफ तो बीजेपी या एनडीए अलायंस की तरफ से, अब आप देखिए 22 तारीख के बाद से बीजेपी कितने कार्यक्रम कर चुकी है, तो लोग सोचते हैं कि अगर एक्स ऐसा काम कर रहा तो वाई को भी उसी के पैरेलल काम करना चाहिए। लेकिन अगर वाई नहीं कर रहा तो जो वाई के शुभचिंतक हैं वो सोचते हैं कि भाई इनको थोड़ा एक्सपर्टाइट करें, कुछ इनसे हम कहें, लेकिन कहने पर वो नाराज हो जाते हैं कि नहीं नहीं, आप तो बहुत गड़बड़ हैं, आप तो हमको अलग देखना चाहते हैं, आप तो फलाने हैं। और एक बहुत बड़ा जुमला है, आपके पास कोई तथ्य और तर्क ना हो, जानकारी ना हो, तो किसी को भी आप बता दीजिए कि आप फला पार्टी के समर्थक हैं। तो इन चीजों से ऊपर उठकर 14 तारीख की जो इनकी यात्रा है, जो 25 तारीख तक उत्तर प्रदेश में रहेगी, आगरा से ग्वालियर जाएगी, मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, कहाँ कहाँ इनके रात्रि विश्राम है, अगर कहीं रैली का आयोजन है तो कहाँ कहाँ है, और जो गठबंधन की शक्ल सूरत है उस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आरएलडी के साथी कह रहे हैं सक्सेना जी की अभी घोषणा होने के बाद तो समय नहीं बचता है। 80 सीटें हैं और ये दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से, बिहार की व्यवस्था एनडीए ने कर ली है। पिछली बार 39 सीटें जेडीयू और बीजेपी ने जीती थी, 40 में से 39 सीटें, और इस बार जो वहां लोग कह रहे हैं कि शायद 1 सीट बढ़ ही सकती है, घटने की संभावना कम दिख रही है। हालांकि घट भी सकती है, क्योंकि जनता ही मालिक है और जनता क्या वोट करती है वो उसी समय पता लगता है जब रिजल्ट काउंट किया जाता है। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, 80 सीटें हैं। 2004 में यूपीए की सरकार केंद्र में तब बनी थी जब 38 सीटें सपा यहाँ से जीती थी, और समाजवादी पार्टी अगर अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो निश्चित तौर पे एनडीए के लिए बहुत अवरोध पैदा कर सकती है। मानव जी, मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूँ कि छोटी बात कहना चाहता हूँ जी विजय जी ने जो बात कही ना, मैंने सिर्फ इस बात पे कहा है कि उस समय मायावती जी और अखिलेश जी उस समय मंच पर एक साथ आए थे जब लोकसभा चुनाव की दुदंबी बढ़ चुकी थी और घोषणा हो चुकी थी। अभी हमारे यहाँ जो इंडिया गठबंधन वर्तमान कलेवर में वर्क कर रहा, अभी लोकसभा चुनाव से पहले ही हम लोग अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व है, निश्चित रूप से भविष्य में वो भी एक मंच पर आकर सीट शेयरिंग के विषय में जो घोषणा होगी, प्रत्याशियों की घोषणा होगी, मीटिंग करेंगे। वो दिन भी जल्दी से आ जाए, क्योंकि जनता के सुशील जी जल्दी से कंक्लूड करिए, बिल्कुल 30 सेकंड में। ज्यादा से ज्यादा सीटें मानस जी, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में अभी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो लोगों के सामने नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव के दौरान आ सकते हैं। तो कि इंडिया गठबंधन का मकसद ही है कि हम देश में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, और न्याय यात्रा इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई है कि हम इस देश में, राहुल गांधी जी इस देश के हर वर्ग को न्याय दिलाना चाहते हैं। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन राजनीति में आप अपने विरोधियों को भी उसी नजर से देखें कि उधर से भी पलटवार हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार,
उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले ओढ़ी, पता भी नहीं चला कब इंडिया से वो एनडीए का हिस्सा बन गए। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय उपाध्याय जी आपका बहुत शुक्रिया, सुशील जी, जीतू जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अंकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में चल रही प्रेशर पॉलिटिक्स के गेम की। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को कुछ ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले 2 गठबंधन के अपने कड़वे अनुभव के आधार पर इस बार कांग्रेस पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं दे रही है जितनी की अपेक्षा कांग्रेस करती थी। आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, आज इस चर्चा को वहीं पर विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।